हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ब्रूक। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन डिस्कस कर रहे हैं। सो द स्टोरी बिगिंस कि जो नरेटर है वो रात में अराउंड 1:30 AM, दैट इज़ अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट आप कह सकते हैं, वो निकला है इंग्लैंड के लिए एंड ही इज़ फ्लाइंग ओवर फ्रांस। और वो है अपने प्लेन में, जिस प्लेन का नाम है ओल्ड डकोटा DS-088 एंड ही इज़ गोइंग टू इंग्लैंड विच इज़ हिज होम, उसका घर है वहाँ। और वो फ्लाइट में बहुत इजी फ्लाइट है, सब कुछ शांत है, आसमान बिल्कुल साफ है, क्लियर है। और वो सोच रहा है कि वो अर्ली मॉर्निंग अपने घर पहुंच जाएगा अपनी फैमिली के साथ और वहाँ जाकर एक बढ़िया सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करेगा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और तभी वो उसकी नज़र पड़ती है बाहर कि वो पेरिस के ऊपर से गुजर रहा है और वो सोचता है कि वो पेरिस एयर ट्रैफिक कंट्रोल में इन्फॉर्म कर देता है कि वो ऊपर से गुजर रहा है। सो ही कॉल्स द पेरिस एयर ट्रैफिक कंट्रोल एंड वहाँ से उसे इंस्ट्रक्शन मिलती है कि अगर उसे इंग्लैंड जाना है तो वो 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ अपने प्लेन को मोड़ ले। और वो अपना मैप और कंपास चेक करता है और अपने प्लेन को 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ मोड़ लेता है। और साथ साथ वो अपने प्लेन का दूसरा टैंक, जो फ्यूल टैंक है, उसे खोल देता है। और ये आखिरी फ्यूल टैंक है। दैट मीन्स इसके बाद, इस फ्यूल टैंक के बाद और फ्यूल उसके पास नहीं होगा। बट ही नोज़ कि इतना बहुत है उसे इंग्लैंड पहुंचाने के लिए। अब जब वो पेरिस से अराउंड 150 किलोमीटर्स, 150 किलोमीटर आगे चला जाता है तो उसकी नज़र पड़ती है सामने कि बहुत बड़े बड़े काले क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स यानी कि तूफ़ानी बादल उसके सामने खड़े हैं। ऐसे लग रहे हैं जैसे बड़े काले माउंटेन्स हों, पहाड़ हों। अब उसके पास इतना फ्यूल नहीं है कि वो उस स्टॉर्म के ऊपर से या उसके अराउंड यानी कि उसके बाजू से दाएं या बाएं कहीं से भी घूम के चला जाए। और उसके मन में कहीं ये होता है लालच कि भाई मुझे जल्दी से घर पहुंचना है, मुझे वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना है अपनी फैमिली के साथ। तो वो डिसाइड करता है कि भाई ठीक है, अब वापस जाना तो मुमकिन है नहीं, पॉसिबल नहीं है वापस जाना पेरिस। तो वो डिसाइड करता है कि भाई मैं रिस्क लूँगा और मैं स्टॉर्म के बीच में से गुजरूँगा। एंड वो एक बहुत बड़ा स्टेप उठाता है, रिस्क उठाता है और चला जाता है उस स्टॉर्म के अंदर अपने ओल्ड डकोटा एयरप्लेन को लेके। अब सडनली जैसे ही वो उस तूफ़ान में पहुंचता है तो बादल में बिजली भी है, बारिश भी है, सब कुछ हो रहा है, तूफ़ान है पूरा, सब कुछ ब्लैक हो जाता है यानी कि आसपास सब काला, कुछ नज़र नहीं आ रहा है बाहर एक्चुअली है क्या, कुछ नहीं दिख रहा है। और उसका जो एयरप्लेन है वो भी ट्विस्ट होने लगता है, जंप होने, बड़े झटके लगने लगते हैं, टर्बुलेंस शुरू हो जाता है। टर्बुलेंस होता है जब भी आसमान में मौसम ख़राब होता है और प्लेन उड़ने लगता है, उड़ रहा होता है, उस वक्त अगर कोई भी मौसम ख़राब है या बादल हैं तो उस वक्त आपको कुछ झटके महसूस होते हैं, उसे टर्बुलेंस कहते हैं। तो वो टर्बुलेंस होने लगता है वहाँ पर सब जगह। द प्लेन स्टार्ट्स जंपिंग एंड ट्विस्टिंग। और उसका जो कंपास है, कंपास डायरेक्शन दिखाने के काम आता है, वो गोल 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 घूमने लगता है। रेडियो उसका ख़राब हो जाता है, कंपास ख़राब हो जाता है और बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं प्लेन के वो भी सब ख़राब हो जाते हैं। अब ये बड़ा परेशान हो जाता है कि इतने तूफ़ान में मेरे पास मेरे इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं हैं जो हेल्प कर सके बाहर जाने में, अब कैसे होगा। तभी बाहर इसकी नज़र पड़ती है कि एक और एयरप्लेन इसके साथ उड़ रहा है। उन क्लाउड्स के बीचों बीच इसके पास में एक और एयरप्लेन उड़ रहा है। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है उस एयरप्लेन में कि उसकी जो विंग्स पे, क्योंकि हर एयरप्लेन में विंग्स पर लाइट लगी होती हैं, उसके जो पर होते हैं उस पर लाइट्स लगी होती हैं, लेकिन इस एयरप्लेन में कहीं लाइट्स नहीं है। फिर भी ये उसे देख पा रहा है और इसे महसूस होता है कि उस एयरप्लेन का जो पायलट है वो अपना हाथ हिलाकर इसकी तरफ इशारा कर रहा है और मानो ऐसा बोल रहा है कि भाई मेरे पीछे आ जाओ। जैसे वो समझ गया है कि ये खो गया है इस तूफ़ान में, इसको तूफ़ान से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो वो इसे इशारा करता है कि भाई मेरे पीछे आ जाओ, आई विल टेक यू आउट ऑफ द स्टॉर्म, मैं तुम्हें इस तूफ़ान से बाहर निकाल दूंगा। अब ये चुपचाप उस प्लेन के पीछे पीछे चल देता है और वो जो प्लेन है इसके आगे आके नॉर्थ की तरफ मुड़ता है हल्का सा, और इतने आराम से स्लो मुड़ता है कि ये उसे आराम से फॉलो कर पाए। और ये इस तरह से फॉलो कर रहा है जैसे कोई ओबीडियंट बच्चा होता है
जो बात मानता है, बड़ा आज्ञाकारी बच्चा, इस तरह से उस प्लेन के पीछे पीछे चल देता है। क्योंकि जब कभी हम कहीं खो जाते हैं तो कोई ऐसी हल्की सी उम्मीद भी मिलती है तो हम बस उसके पीछे लग जाते हैं। तो इसके लिए वो एयरप्लेन एक उम्मीद है और ये उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे चल देता है। अब जी तकरीबन आधा घंटा उसके पीछे चलता रहता है, जैसे जैसे वो चल रहा है ये चल रहा है। अब तब इसकी नज़र पड़ती है कि अब जो इसका फ्यूल है इसके प्लेन में, वो ज़्यादा नहीं बचा है। बस 5 से 10 मिनट और इसका प्लेन उड़ सकता है, उसके बाद फ्यूल ख़त्म हो जाएगा और ये क्रैश हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक से ये उस तूफान से, उन बादलों के बीच से बाहर आ जाता है और देखता है कि सामने की तरफ उसे लाइट्स की 2 लाइंस दिख रही हैं। एंड ही सेज ओके दिस इज द रनवे। और ये होता क्या है, ये रनवे है। एयरपोर्ट पे जहाँ प्लेन लैंड करते हैं, उतरते हैं, उसे रनवे कहा जाता है, या वहीं से टेक ऑफ भी करते हैं, वहीं से उड़ते भी हैं। तो इसे दिखता है कि ओके फाइनली फाउंड द रनवे। इंग्लैंड एयरपोर्ट पर वो पहुँचता है, वहाँ पर वो अपना प्लेन उतारता है और वो देखता है कि भाई देखूं वो दूसरा प्लेन कहाँ है, लेकिन इसे कुछ नहीं दिखता। आकाश बिल्कुल खाली है, आसमान में कुछ नहीं है, सब खाली। खैर ये वहाँ अपना प्लेन लैंड करता है और अपने ओल्ड डकोटा से दूर भागता है और जाता है कंट्रोल सेंटर की तरफ, जहाँ पर एक औरत बैठी है, एक लेडी है। ये उस लेडी के पास जाता है और उससे सवाल करता है कि भाई मैं कहाँ था और जो दूसरा पायलट हवा में था वो कौन था। वो लेडी बड़ी हैरान हो जाती है, वो औरत जो वहाँ बैठी होती है बड़ी हैरानी से इसकी तरफ देखती है और ज़ोर से हंसती है कि भाई दूसरा एरोप्लेन, आसमान में और कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था भाई। इतने तूफान में तुम्हें क्या लगता है कोई और प्लेन उड़ाएगा? सिर्फ एक ही एरोप्लेन जो मुझे रेडार पे नज़र आ रहा था वो तुम्हारा था, तुम्हारे अलावा और कोई भी एरोप्लेन इस वक्त इस तूफान में आसमान में नहीं था। अब ये बड़ा हैरान परेशान हो जाता है कि भाई कोई भी नहीं था, तो मुझे वहाँ से बचाने वाला, मुझे रास्ता दिखाने वाला कौन था? ये अपने आप से सवाल पूछता रहता है कि भाई किसने मुझे वहाँ से रास्ता दिखाया। मेरे पास कंपास नहीं थी, रेडियो नहीं था और मेरे टैंक्स में, मेरे इंजन में फ्यूल भी नहीं था, फिर भी मुझे वहाँ से कोई बचा के ले आया। और वो पायलट था कौन? अब ये बेचारा अपना सर खुजाते खुजाते सोचता रहता है, लेकिन इसे समझ में नहीं आता। सो दैट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। इसीलिए इस चैप्टर को नाम दिया द ब्लैक एरोप्लेन, वो काला एरोप्लेन। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द बुक इटसेल्फ। आई विल टेक द रिस्क। व्हाट इज द रिस्क? व्हाई डज द नैरेटर टेक इट? जब नैरेटर बोलता है हाँ मैं रिस्क लूंगा, तो वो रिस्क क्या है, वो कौन सा रिस्क है और उसने क्यों लिया? सो द आंसर इज द रिस्क वॉज गोइंग थ्रू द स्टॉर्म, बिकॉज वो उसके ऊपर से या उसके आसपास से होकर नहीं गुजर सकता था, क्योंकि उसके पास उतना फ्यूल नहीं था। ठीक है, तो उसने वो रिस्क लिया। रिस्क था गोइंग थ्रू द स्टॉर्म। और उसने वो रिस्क क्यों लिया? रिस्क इसलिए लिया क्योंकि उसके दिमाग में क्या था, ही वॉन्टेड टू रीच हिज होम एंड हैव अ वेरी गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट। तो वो जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट का लालच था, अपनी फैमिली के साथ बैठ के वो ब्रेकफास्ट करने का, उस लालच की वजह से उसने वो रिस्क लिया। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द नैरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एयरप्लेन इनटू द स्टॉर्म। अब वो एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करना है कि जब वो प्लेन को, उस एरोप्लेन को लेके स्टॉर्म में, उस पूरे तूफान में घुस गया, तो उसका एक्सपीरियंस क्या था। Now first thing that happened, as soon as he entered the storm, everything was black around him. कुछ दिख नहीं रहा था उसको, सब black हो गया था. Second, all his instruments, including his compass, his radio, and other instruments that he required to fly, they all stopped working. They all were dead. सारे के सारे instruments बंद हो गए काम करना. His compass started going round and round and round. Compass खराब हो गया, radio खराब हो गया, बाकी instruments भी खराब हो गए. And his aeroplane started going up and down, twisted. It started twisting. It started jumping. बहुत turbulence था वहाँ पर. ठीक है, this was his experience and he was really scared. Then इसी में हम आगे add on कर सकते हैं that during that time he saw another aeroplane, another black aeroplane that was there in the storm, and he started following the aeroplane and was able to come out of the storm. Next question, what made the woman in the control center look at the narrator strangely? जो कंट्रोल सेंटर में औरत बैठी थी, उसने नैरेटर की तरफ इतना स्ट्रेंजली क्यों देखा, बड़ी हैरानी के साथ क्यों देखा?
She looked at the narrator strangely because he asked her who was the other pilot flying in the storm. And she knew there was no other pilot because she could not see anyone on the radar except the author. वो इसके अलावा, इस ऑथर के अलावा उसने किसी को नहीं देखा रेडार पे, कोई और प्लेन उस तूफानी रात में नहीं उड़ रहा था, इसलिए वो हैरान थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डू यू थिंक हेल्प्ड द नरेटर रीच टू सेफ्टी? अब आपको क्या लगता है कि नरेटर को किसने मदद की सेफली पहुंचने में? उस सेफ्टी से वो पहुंच गया, उसका आपको क्या लगता है कि वो कैसे पहुंचा वहां पर, किसने उसकी मदद की? नाउ व्हाट वी कैन से इज, एज द लेडी सेड कि वहां पर कोई और एरोप्लेन तो उड़ नहीं रहा था उस तूफान भरी रात में. सो इट वॉज बेसिकली एन इमेजिनेशन दैट ऑथर इमेजिन्ड. उसने खुद इमेजिन कर लिया कि एक और एयरप्लेन है, या एक और चीज हो सकती है, मे बी इट वॉज द शैडो ऑफ हिज ओन प्लेन, कि उसके अपने ही प्लेन की शैडो उसे दिख रही थी, एंड ही स्टार्टेड फॉलोइंग हिज ओन शैडो एंड वॉज एबल टू कम डाउन टू द रनवे और टू द एयरपोर्ट सेफली. ठीक है, बिकॉज एज पर द लेडी जो कंट्रोल सेंटर में थी, शी कुड नॉट सी एनी वन, राइट? सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द chapter, The Black Aeroplane. I hope you've understood the chapter well. And if you like the video, please make sure you like it, you share it, and you subscribe the channel. Thank you so much. Happy learning.